हेलो। इस लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी के कुछ वन लाइनर देखेंगे और ये जितने वन लाइनर हैं ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किन्हीं किन्हीं टॉपिक का ऑल्दो हम डिटेल डिस्कशन भी देखेंगे और ये सारे वन लाइनर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आए हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आइए पहला देखते हैं। फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्व लिविंग सेल। लिविंग देखिए, सेल तो पहले रॉबर्ट हुक ने देख ली थी। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए या बात हो कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी, तो वो देखी थी एंटन वॉन ल्यूनहॉक ने। और एक कॉन्सेप्ट है ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब ऑल सेल डिवाइड फ्रॉम ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सेल का ओरिजिन जो है, सेल जो है वो सेल से ही बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कोई नई फॉर्मेशन नहीं हो जाती है अचानक से। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आर वर्शाउ ने। ओके, और नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत आता है कि सबसे पहला जो सेल एवॉल्व हुआ वो कितने समय पहले हुआ, तो ये भी आता है। और ये हुआ था 3.5 यानी बिलियन ईयर एगो। ओके, और पहली सेल जो एवॉल्व हुई थी उसका जो नेचर था, उसका न्यूट्रिशन देखा जाए तो वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स था। और कीमो हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ये भी एक पॉइंट आता है। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। ओके, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। अर्लीस्ट यूकैरियोटिक सेल, ये तो प्रोकैरियोट्स थे। जो सबसे पहले सेल आए वो थे प्रोकैरियोट्स, और वो 3.5 बिलियन ईयर हो। और वो एरा था प्री कैम्ब्रियन। कभी कभी एरा पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि वो एरा था प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा था वो, जब पहली सेल एवॉल्व हुई। फिर यूकैरियोटिक सेल की बात आती है, तो यूकैरियोटिक सेल जो है 1.5 बिलियन एगो जो है ये अराइज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो आज के हैं ना, उनको जो आज एरोबिक ऐसा माना जाता है कि जो आज का माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोट का, वो कभी एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था और वो यूकैरियोट्स के अंदर आ गया। इसको एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में आया, तो ये बन गया यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसा माना जाता है कि आज का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कभी प्रोटोबैक्टीरिया था। प्रोटोबैक्टीरिया का फॉर्म माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इस थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। और एक और सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो मॉडर्न प्लांट सेल का, उसको माना जाता है कि वो कभी फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया था। और वो यूकैरियोटिक सेल के या प्लांट सेल यूकैरियोटिक होते हैं, उनके अंदर ये आया कौन, साइनोबैक्टीरिया, और ये बन गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्रोटोबैक्टीरिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, साइनोबैक्टीरिया आया, ये क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो इस थियोरी को ही कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थियोरी। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये तो बहुत कॉमन है कि इसकी डिस्कवरी जो है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की खोज जो है वो सिंगर एंड निकोलसन को जाती है। एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी था, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, तो ये रॉबर्टसन को जाती है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कहीं कहीं आए हैं, आप देख लीजिएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो ऐसा कहता है कि जो मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो क्वासी फ्लूइड होता है और उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड होता है कंटेंट। आप जानते हैं लिपिड का बाइलेयर होता है, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे हम थोड़ा सा डिटेल। तो ऐसा लिपिड का हेड होता है और ये टेल होता है, ऐसे ये टेल होती है। और कहीं यहाँ एक एक्सटेंसिक प्रोटीन होता है,
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। 3 तरीके के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कुछ बात की है इसमें बात की गई है जो लिपिड बाई लेयर होता है उसका नेचर होता है एम्पीपैथिक। 1 मिनट, सॉरी, उसका नेचर होता है एम्पीपैथिक। इट मीन्स कि उसके अंदर पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है, दोनों ही पार्ट इसके अंदर हैं। तो जो टेल है वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर इसलिए वो फैटी एसिड से मिलके बना है। तो ये कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। आप जानते हैं फैटी एसिड का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। इट्स रिपेल वाटर। ओके, कोई भी लिपिड या फिर जहाँ पर नॉन पोलैरिटी की बात होगी वो सारी चीज़ें हाइड्रोफोबिक होंगी, या फिर इसको लाइपोफिलिक भी आप कह सकते हैं। ओके, और हेड जो है, हेड में पाया जाता है अल्कोहल, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल। आप जानते हैं कि लिपिड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लिपिड में ये पूरा कॉम्बिनेशन पाया जाता है। फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, फॉस्फेट होता है और ग्लिसरॉल होता है। तो लिपिड की जो बाइलेयर बनती है, ऐसी बाइलेयर देखिए आप, यहाँ पे मैंने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये सारा हेड है और ये है टेल। टेल जो है ये आपस में देखिए, नॉन पोलर टेल जो है ये इधर है और ये एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, ये वाटर लविंग है, ताकि एक्वस एनवायरनमेंट में इसका भी एक अपना फ़ायदा है। खैर हम लोग 1 लाइनर में हैं तो इसलिए बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम डिटेल डिस्क्रिप्शन कभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और ये जो टेल है ये आपस में एक दूसरे की तरफ की रहती हैं, 2 लेयर होते हैं, लिपिड बाइलेयर होती है ना, और ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की तरह इंट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं टेल्स। ओके, अब देखते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में अल्कोहल होता है, फैटी एसिड होता है, फॉस्फेट होता है और एक और अल्कोहल ग्रुप होता है जो कि फॉस्फेट से अटैच्ड होता है। इसके बेसिस पे फॉस्फोलिपिड जो है कई तरीके के होते हैं, फॉस्फेटिडाइल खोलीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये अल्कोहल, कैसा अल्कोहल अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप से, उसके बेसिस पे। ओके, आप जानते हैं ग्लिसरॉल तो सब में पाए जाएंगे, ग्लिसरॉल ये है आपका। ओके, और यहाँ पर एक फैटी एसिड चेन पाई जाएगी। ओके, और फॉस्फेट और अल्कोहल भी पाया जाएगा, फॉस्फेट और अल्कोहल। तो ये है स्ट्रक्चर आपका। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर हम मैं बात करूँ तो। और ये अल्कोहल कैसा अटैच्ड है उसके बेसिस पे फॉस्फोलिपिड को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर अल्कोहल जो है वो हो जाए कोलिन, अल्कोहल अगर कोलिन हो जाए तो वो हो जाएगा लेसिथिन। अगर फॉस्फेटिडाइल सेरीन, अगर अल्कोहल सेरीन हो जाए तो वो हो जाएगा फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ऐसे ही फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन भी है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल भी है। यानी कि अल्कोहल ग्रुप अगर इनोसिटॉल है तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, अगर इथेनॉल अमाइन है, इथेन और अमाइन का कॉम्बिनेशन अल्कोहल ग्रुप, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। तो यहाँ पर 2 और हैं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल और एक है इथेनॉल अमाइन। ये फॉस्फेटिडाइल आगे आप जोड़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पिंगोलिपिड। अगर ये बेसिक बैकबोन ग्लिसरॉल की जगह स्पिंगोसिन हो जाए तो ऐसे लिपिड को कहेंगे हम स्पिंगोलिपिड। मैं बताई ना कि बेसिक ये जो ग्लिसरॉल ग्रुप होता है, इसकी जगह ग्लिसरॉल ना होकर अगर स्पिंगोसिन हो जाए तो ये ऐसा लिपिड जो है स्पिंगोलिपिड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये भी क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट है। सेंट्रियोल जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है। सेंट्रियोल एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन।
ये याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इन सारे लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, याद रह जाना चाहिए आपको। राइबोसोम जो है ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेन है, और कभी कभी ये भी आता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन ऑर्गेनल है? तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की अगर बात हो जाएगी तो लाइसोसोम जो है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये याद रखिएगा। और मेम्ब्रेन लेस कौन है? राइबोसोम है। राइबोसोम के अलावा न्यूक्लियोलस भी मेम्ब्रेन लेस है, और सेंट्रियोल भी क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। मेटाफेज क्रोमोसोम जो है यूजुअली मेटासेंट्रिक होते हैं, मेटाफेज में है तो मेटासेंट्रिक होंगे। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं कॉल्किचिन। कॉल्किचिन जो है कभी कभी क्रोमोसोम का नंबर डबल करने के लिए, जैसे जो टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड विड बनते हैं ना, उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल करने के लिए ये केमिकल यूज किया जाता है कॉल्किचिन। कॉल्किचिन जो है ये एक प्लांट से ऑब्टेन होता है जिसका नाम है कॉल्किनियम ऑटोमिनेले, और इसकी फैमिली कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में पूछा है। तो ये फैमिली को बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली को, और इसका एक और नाम है ऑटम क्रॉकस। और इस फॉर्म में भी पूछा है कि इसका कौन सा पार्ट जो है यूज होता है कॉल्किचिन का, तो इसका कॉम यूज होता है। ओके, ये याद रह जाना चाहिए आपको कि इसका कॉम यूज होता है। ऑक्सीजोम या फिर उसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, या फिर उसको फर्नांडिस मोरान पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि फर्नांडिस ने इसकी खोज की थी, इसलिए फर्नांडिस मोरान पार्टिकल भी इसको कहते हैं। और ऑक्सीजोम जो है ये इसका कॉर्टेक्स जो है प्रोटीन से बना होता है, और इसकी जो कोर है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो इस तरह ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आया है कि ऑक्सीजोम इज मेड अप ऑफ, तो लाइपोप्रोटीन इज आंसर। ये कहीं न कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। और एक और चीज आती है यहाँ पर ऑक्सीजोम से रिलेटेड, टीम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स। तो टीम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है। और टिक एंड टॉक जो है आप बताएंगे किसमें पाया जाएगा? टिक एंड टॉक ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। आपको बताना है कि टिक एंड टिक एंड टॉक कॉम्प्लेक्स किसके अंदर पाया जाता है, ये आप बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकीमियोसिस। ब्रैकीमियोसिस जो है एक इरेगुलरिटी है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज फंजाई। इसमें क्या होता है ना कि दो मियोटिक डिवीजन के बाद एक और डिवीजन होता है। दो मियोटिक डिवीजन के बाद एक और डिवीजन होता है, और वो इक्वेशनल होता है। कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इस तरह जो है 4 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से जो है 4 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से 8 हैप्लॉइड बनते हैं। 8 इस प्रोसेस के थ्रू, ब्रैकीमियोसिस के थ्रू, एन 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 एन, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आता है कि किसके अंदर पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है, और एस्कोमाइसिटीज क्लास में पाया जाता है। ये इरेगुलरिटी है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज फंजाई। ओके, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। हिस्टोन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? बिकॉज इट इज रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोन की। हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज दे आर रिच इन, वेरी रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन रिच होता है हिस्टोन। और एक आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि
न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है जो लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच होता है? वो न्यूक्लियस से रिलेटेड बात है, वो भी चीज़ जो है रिच होती है इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, तो आप बताएंगे। वो स्टोन्स जो है वो कई तरीके के होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें जो सबसे कंजर्व होता है, ये भी एक आता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो सबसे कंजर्व स्टोन है वो कौन सा है। कंजर्व का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ये एकदम एक ही टाइप का होगा हमेशा, वो होता है H3, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं और बहुत से एग्जाम में आए हैं, तो ये हम देखेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को जो डिस्कवरी है वो की थी ईजी बाल्बियानी ने और 1881 में। ये पाया जाता है क्यूरोनोमस लार्वा के अंदर इन्होंने डिस्कवरी की थी और प्लांट में ये सस्पेंसर सेल के अंदर पाए जाते हैं। और रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन विदाउट सेल डिवीजन। अगर बताइए सेल के अंदर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है लगातार और सेल डिवाइड नहीं हो रही, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके अंदर बहुत ढेर सारे क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स। और ये क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, आपस में मिलकर ऐसे गाइंड स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एंडोमाइटोसिस। तो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये बनता है ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस वजह से बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। और इसके अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ऐसे ये रिंग स्ट्रक्चर, ये पफ्स कहलाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये पूरा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस रिंग को कहते हैं बाल्बियानी रिंग। बाल्बियानी इसका जो डिस्कवरर है इनके, उनका नाम बाल्बियानी है, तो उसी से रिलेटेड जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स से रिलेटेड है बाल्बियानी रिंग। ओके, और ये जो पफ होता है ना, ये एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर होता है। एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन मशीनरीज भी इसके अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर क्रोमेटिड, ये पफ क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिड ना अनक्वाइल हो जाता है। अनक्वाइलिंग की वजह से और ये रीजन जो है पफ लाइक दिखने लगता है। और यहाँ पर एक्टिव mRNA सिंथेसिस होती है, एक्टिव mRNA सिंथेसिस। इसके लिए जो भी एंजाइम चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ मौजूद होते हैं पफ रीजन में, RNA पॉलीमरेज और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट में ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्पेसीज में रिस्ट्रिक्टेड है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ओवरी, जैसे कि ओवरी एंड इमेच्योर सीड टिश्यूज ऑफ फैसियोलस कोकिनियस एंड फैसियोलस बेलगरिस, यानी फैसियोलस स्पेसीज के अंदर पाया जाता है, ओवरी और इमेच्योर सीड्स के अंदर। और एंथर टैपेटम ऑफ बिगना ओग्निकुलाटा के अंदर भी ये पाया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखते हैं बी क्रोमोसोम। ये बी क्रोमोसोम जो होते हैं ये स्मॉल क्रोमोसोम होते हैं जो कि मिलते हैं इन द सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मैमल्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन ये बनाता है बी क्रोमोसोम्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन भले बनाता हो ना तो ये इनहेरिटेड होता है और ना ही ये कोई जीन एक्सप्रेस करता है, ना ही ये रिकॉम्बिनेशन शो करता है। इसे सुपर न्यूमेरी कहते हैं या एक्सेसरी क्रोमोसोम, अतिरिक्त क्रोमोसोम कहते हैं। और मेज में जो है, मेज में बी क्रोमोसोम पाया जाता है प्लांट के अंदर। चूँकि हम बॉटनी की बात कर रहे हैं तो हम बॉटनी की ही बात करेंगे, तो मेज के अंदर ये पाया जाता है। और मेज में जो है ये क्या करता है, रिडक्शन करता है इनफर्टिलिटी, पॉलन एवॉर्शन करता है, पॉलन एवॉर्शन। और ये मोस्टली हेट्रोक्रोमैटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी राई के अंदर ये जो है ये यूकैरियोटिक यहाँ नहीं होगा, यूक्रोमेटिन होगा, प्रिडोमिनेटली यूक्रोमेटिन इन राई के अंदर ये कुछ इसका फंक्शन होता होगा। अब जानते हैं हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्टली जो है
इनएक्टिव होता है, और यूक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ओके, और राई के अंदर इसका कुछ फंक्शन होता है बी क्रोमोसोम का, लेकिन यूजुअली ये क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिक होता है, कोई इसका फंक्शन नहीं होता है। एज आप देख सकते हैं, कोई जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हेरिटेंस नहीं शो कर रहा है, रिकम्बिनेशन नहीं शो कर रहा है। ओके, सिवाय प्रोटीन बनाने के बीटा ग्लोबुलिन। रूट, और नेक्स्ट देखते हैं, वो टॉपिक खत्म हो गया हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वन लाइनर है कि रूट टिप जो है सबसे अच्छा जो मटेरियल है फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस वो है रूट टिप। और नेक्स्ट देखते हैं पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते हैं सब हमने यहाँ लिख डाले हैं। एक क्वेश्चन आता है फोटो रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू, तो वो पैरोक्सिसोम। फोटो रेस्पिरेशन आप जानते हैं वो पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं हम, C2 साइकिल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें C2 साइकिल में आप जानते हैं 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? पैरोक्सिसोम, प्लांट के अंदर पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट। PCM याद रखेंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो यहाँ से याद रहेगा आपको 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं C2 साइकिल में, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसी C2 साइकिल को ही फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और पैरोक्सिसोम का एक और फंक्शन होता है, ये H2O2 रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, कैटालेज। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, बाइल साल्ट को तोड़ने में हेल्प करता है, लंबी फैटी एसाइल चेन है उसको तोड़ने में काम करता है पैरोक्सिसोम। और जो फैटी एसाइल चेन जो टूटती है उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में प्लांट के अंदर तो एक्सक्लूसिवली जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो पैरोक्सिसोम में ही होता है। एनिमल सेल में दोनों में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज पैरोक्सिसोम में, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक्सक्लूसिवली ये बीटा ऑक्सीडेशन पैरोक्सिसोम में ही होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्लाज्मेलोजोन सिंथेसिस। ये जूलॉजी से रिलेटेड है लेकिन मैंने यहाँ बता दिया, कभी आ सकता है। तो प्लाज्मेलोजोन सिंथेसिस भी इसके अंदर होती है, जो लंग और कार्डियक फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन सिंथेसिस भी करता है इन फंजाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस का, ऑक्सीडेटिव स्पेसिस का ये रिडक्शन भी करता है, रिएक्टिव स्पेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कंट्रोल करता है इन जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, अभी बताया आपको। और अब ये स्फेरोजोम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कहीं कहीं आए हैं, इसलिए आप देख लीजिए इसको भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, हाफ यूनिट मेम्ब्रेन किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर मौजूद होता है? और स्फेरोजोम जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है, ये याद रखिएगा। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है स्फेरोजोम। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो हाफ यूनिट मेम्ब्रेन होता है। इसे ओलियोजोम भी कहते हैं, और इसका काम होता है स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अराइज होता है। इसके अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, और आप बताएंगे एक और ऑर्गेनेल है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, इसीलिए इसको स्फेरोजोम को प्लांट लाइजोजोम भी माना जाता है। तो मैं बता ही दी, लाइजोजोम जो होता है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और स्फेरोजोम के भी अंदर होता है, इसको इसलिए प्लांट लाइजोजोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके सारे जो स्टेजेस होते हैं कौन कौन से? लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये सारे क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आती है सेल बायोलॉजी में,
तो ये तो सीक्वेंस है इनका, ये सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए आपको, ये किस सीक्वेंस में होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है इन पैकाइटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ओके, पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। पकड़ो, पैकाइटिन एंड क्रॉसिंग ओवर, इसका आप ट्रिक मैं एक बनाई हूँ, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हैं कि पकड़ो, 1 मिनट, पकड़ो, तो क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है। ओके, नेक्स्ट है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का बनता है, तो वो जाइगोटिन में बनता है। जाइगोटिन में बनता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। तो जिक्सिन, ये याद रखिएगा, जिक्सिन, जाइगोटिन जो है वो बनता है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो जाइगोटिन स्टेज में बनता है। नेक्स्ट है सिनेप्सिस, तो एस फॉर सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, आपको याद रहेगा, तो सिनेप्सिस भी क्या होता है, जाइगोटिन में ही होता है। नेक्स्ट है कैज़मा फॉर्मेशन, कैज़मा जो है वो डिप्लोटिन में बनती है। ओके, और डिप्लोटिन में ही डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जितने ये लाइन है यहाँ पे। कैज़मा फॉर्मेशन कब होता है, डिप्लोटिन में होता है। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कब होता है, वो डिप्लोटिन में होता है। और नेक्स्ट है बाइवेलेंट कब बनता है, बाइवेलेंट में जो है वो जाइगोटिन स्टेज पे बनता है। ओके, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रोमियर जो होता है इन द क्रोमोसोम, सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल तो आपको मैं बता चुकी, सेंट्रियोल जो है बता ही नहीं हूँ शायद, लेकिन बता देती हूँ कि सेंट्रियोल का, अगर सेंट्रियोल की बात, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रियोल का जो डिवीजन है वो कब होता है, तो सेंट्रियोल तो आपका एस फेज में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का वो कब डिवाइड होता है, तो वो डिवाइड होता है एट एन फेज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एटीएस। क्रोमोसोम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि एटीएस का 60s ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि एटीएस का जो 60s पार्ट होता है उसमें कितने आरएनए पाए जाते हैं, तो उसमें 3 आरएनए पाए जाते हैं, 28S, 5S, 5.8S। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एटीएस के 2 पार्ट होते हैं, 60S एंड 40S, और 60S में होता है 28S, 5S और 5.8S आरएनए, और 40S के अंदर होता है 18S, सिर्फ सिंगल यूनिट होती है, सिंगल आरएनए पाया जाता है, और 60S में 3 आरएनए पाया जाता है। इसके अंदर 47 प्रोटीन पाए जाते हैं और 40S के अंदर 33 प्रोटीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की जो मैपिंग थी वो सबसे पहले की थी TH मॉर्गन ने। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पहले समझना होगा आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो मैं बताऊंगी, वही पहले देख लेते हैं। पहले आप सेल के होमोजेनाइजेशन, जैसे सेल का फ्रैक्शनेशन है, ये सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। सेल फ्रैक्शनेशन में क्या करते हैं ना कि सेल को लाइज करके और होमोजेनाइज करके सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लगाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, यानी अलग अलग स्पीड और टाइम पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनेल आ जाते हैं। पहले न्यूक्लियस आ जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ और लाइजोसोम। फिर उसके बाद जो है लास्ट में सबसे आता है वो राइबोसोम आता है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि सेल फ्रैक्शनेशन हो रही है। और ये देखिए, सबसे पहले 1000 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सबसे पहले 1000 G पर हो रहा है 10 मिनट के लिए। तो वहाँ पर जो पैलेट मिल रहा है वो रीच हो रहा है न्यूक्लियस और सेलुलर डेब्रीज में, ठीक है। तो ये देखिए, और न्यूक्लियस जो कि सबसे भारी होता है, सबसे ज़्यादा हैवी होता है, तो हैवीएस्ट जो है वो सबसे पहले
कम स्पीड पे, सबसे कम स्पीड पे वो क्या होगा, वो हो जाएगा, बनेगा। ठीक है, सुपर नेटेंट जो है ऊपर आ जाएंगे जो और सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा स्पीड दी जाएगी, उससे ज़्यादा स्पीड 20,000 ग्राम 20 मिनट के लिए दी गई। ठीक है, तो उस केस में बना पेलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इससे हेवी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस से हेवी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब उसके बाद उससे भी ज़्यादा स्पीड दी जाएगी 80,000 के लगभग 60 मिनट तक। तो वहाँ पर माइक्रोजोम बनेंगे और ये पीसेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इंटरनल मेम्ब्रेन जैसे कि लाइजोसोम, गोल्गी बॉडीज़, और ये सारे 80,000 जी पे बनेंगे। और नेक्स्ट है पेलेट रिच इन राइबोसोम। ये राइबोसोम सबसे लाइटर वेट का होता है और ये सबसे ज़्यादा स्पीड पे क्या होगा, मिलेगा, पेलेट रिच इन राइबोसोम। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सबसे कम स्पीड पे कौन आ गया, न्यूक्लियस, और सबसे ज़्यादा पे राइबोसोम। ठीक है, और इंटरमीडिएट स्पीड पे ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो माइक्रोसोम होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, और कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडीज। ओके, तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्डेयर ने कॉइन किया था द टर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था, वाल्डेयर ने। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन और आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो आप जानते हैं जीवन फेज में होती है, और डीएनए के सिंथेसिस और सेंट्रियोल का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, एस फेज में। माइटोकॉन्ड्रिया रिच होती है इन कैटाबोलिक एंजाइम। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है गोल्गी एपेरेटस। आप जानते हैं ये हमारा ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारा गोल्गी है, ये भी सिस्टर्नी के फॉर्म में होता है। तो ये होता है इसका सिस फेस और ये होता है ट्रांस फेस। ठीक है, तो यहाँ से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से प्रोटीन यहाँ भेजे जाते हैं और फिर गोल्गी भी कोई प्रोटीन वापस यहाँ भेज देती है, उसको फर्दर पैकेजिंग वगैरह ना करके वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही भेज देती है। पैकेजिंग ही करके, थोड़ा मॉडिफाई ही करके भेजती है, क्योंकि यहाँ पर इसका काम होता है। जैसे कार्गो प्रोटीन, कार्गो नहीं सॉरी, 1 मिनट, याद नहीं आ रहा है वो प्रोटीन एक्चुअली, लेकिन एक प्रोटीन होता है जो कि हाँ पेसेस होते हैं या फिर सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल। तो एक प्रोटीन होता है जो इधर भेजती है वो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोप सेकेंड काम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी भेजने के लिए, और यहाँ पर कोप फर्स्ट। ओके, इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोप फर्स्ट से, और कोप सेकेंड से क्या हो रहा है, एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट आगे की तरफ, और ये पीछे जा रहा है, ये इसको भेज रहा है फिर ये वापस भेज दे रहा है, तो रेट्रोग्रेड हो गया। ठीक, और इम्पोर्टीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर एक न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर क्या, अभी मैं थोड़ा न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कलर दूसरा ले लेते हैं। न्यूक्लियर पोर में 2 रिंग होती है। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ये होती है साइटोप्लाज्मिक रिंग,
ये न्यूक्लियर पोर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये होती है न्यूक्लियर रिंग। और यहाँ पर लैमिनर रिंग पाई जाती है, लैमिनर रिंग। और ये जो न्यूक्लियर रिंग होती है ना, ये कुछ ऐसा मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रही हूँ स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाती है। तो बास्केट जो बनता है वो न्यूक्लियर रिंग से बनता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर एक प्रोटीन बहुत मदद करती है, इम्पोर्टिन। इम्पोर्टिन एक्चुअली रिसेप्टर की तरह काम करती है। इम्पोर्टिन के अंदर दो पार्ट, इम्पोर्टिन की दो पार्ट होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो कोई प्रोटीन आया, मान लीजिए उसके अंदर न्यूक्लियोलर लोकलाइजेशन सिग्नल है। न्यूक्लियोलर सिग्नल जो होता है, लोकलाइजेशन सिग्नल जो होता है, वो भी रिच होता है इन अर्जिनिन एंड लाइसिन में। मैं पीछे जो क्वेश्चन पूछी थी वो यही है कि ये न्यूक्लियर NOR जो होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो होता है वो भी रिच होता है इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो ऐसे सिग्नल को ये पहचानती है। ऐसे प्रोटीन अगर आते हैं तो वो क्या करते हैं ना, इम्पोर्टिन से बाइंड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ये मान लीजिए हमारा प्रोटीन है, कलर हम बदल लेते हैं, ये प्रोटीन है और यहाँ पर एक कार्गो लगा होता है। तो ये इम्पोर्टिन क्या कहता है ना कि अंदर ले जाता है इसको, ठीक है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो एयरपोर्ट पे आपको एक बस आती है और आप बस में बैठते हो बोर्डिंग पॉइंट से। बोर्डिंग पॉइंट से बस में बैठने के बाद आपको वो एरोप्लेन तक छोड़ देती है और एरोप्लेन से छोड़ के वापस फिर आ जाती है उसी जगह, ताकि और भी पैसेंजर जो अलग अलग जगह जाने वाले हैं वो अलग अलग जगह जाएं। तो ऐसा ही यहाँ भी होता है। इम्पोर्टिन बिल्कुल ये बस का काम कर रही है। इम्पोर्टिन जो है, इम्पोर्टिन से आके प्रोटीन जिसको जाना है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो आके इससे जुड़ता है और ये फिर यहाँ जाती है। और यहाँ पर रैन GTP, 1 मिनट, रैन GTP इससे आके जुड़ जाता है। और इसी रैन GTP का जब फॉस्फोरिलेशन हो जाता है GDP में, तो ये जो है बाहर निकल जाती है फिर वापस। तो यही यानी इम्पोर्टिन प्रोटीन जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लाइजोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक होते हैं नेचर, हाइड्रोलिटिक। अभी मैंने डिस्कस किया था स्पैरोजोम में, उसको प्लांट लाइजोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं और अलग अलग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अलग अलग साइक्लिन से जुड़ते हैं और सेल साइकिल का अलग अलग फेज को कंट्रोल करते हैं। आप जानते हैं सेल साइकिल में G1 फेज होती है, फिर S है, फिर G2 है, फिर M है। तो हर एक ट्रांजिशन के लिए एक एक स्पेसिफिक साइक्लिन और एक एक स्पेसिफिक सीडिकेज हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि G0 में जाने के लिए भी एक ही स्पेसिफिक साइक्लिन और स्पेसिफिक सीडिकेज है। तो G0 या स्ट्रिक्शन पॉइंट को कंट्रोल करता है साइक्लिन D प्लस CDK4/6। ऐसे आप याद कर लीजिए, G0 G1 S G2 ऐसे कर लग के DEAB, तो साइक्लिन का हो गया DEAB। और ये 4-2-2-1, 4-2-2-1। तो G0 में साइक्लिन D है, G1 S चेक पॉइंट पे साइक्लिन E काम करता है, S चेक पॉइंट पे साइक्लिन A और G2 M चेक पॉइंट पे साइक्लिन B। और ये अलग अलग CDK के साथ लगकर कंट्रोल करता है ये पूरे सेल साइकिल को। तो ये कुछ था वन लाइनर और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और मुझे लग रहा है आप ये देखने के बाद ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सेल बायोलॉजी के। प्रीवियस ईयर आप लगाइएगा और एक वीडियो और बनाएंगे हम सेल बायोलॉजी पे, जो कि डिस्कवरी एंड ऑल से रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वो सारा हम देखेंगे। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो। ओके, थैंक यू।